यूपीपीसीएस की पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम तिवारी। स्वागत है आप सबका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। यह 14वां वीडियो है इस सीरीज का। इससे पहले हम 13 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज आप उनको जरूर देखिए, आपकी तैयारी में यह काफी मदद करेगा। यहाँ पर हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिटेल से एनालाइज करते हैं। यह आपकी तैयारी में बहुत मदद करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है? तो एक तो आपको डेल्टा पता होना चाहिए, और किस तरह के आकार होते हैं डेल्टाओं के, कितने प्रकार के आकार होते हैं वह पता होना चाहिए, और किस नदी का कैसा डेल्टा बनता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो पक्षी के आकार का डेल्टा यही आपसे पूछा है। डेल्टा क्या होता है यह हम समझते हैं। डेल्टा का मतलब होता है बदलाव, या फिर इसी को कहा जाता है अंतर। जब जो आपकी नदी है वह जाकर मिलती है समुद्र से, तो समुद्र से मिलते समय कुछ आकृति बनाती है, इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यह जो पक्षी के आकार का है या पक्षी के पंजे के आकार का है, यह डेल्टा कौन सा है? तो यह मिसिसिपी नदी पर बनता है। कहाँ की नदी है? अमेरिका की। यही इसका क्या है? सही आंसर। मिसिसिपी जो नदी है यह यूएसए की सबसे बड़ी क्या है? नदी प्रणाली है। और कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। क्योंकि इस नदी में जो होती है वह क्या होती है? बारीक क्ले, बहुत बड़ी मात्रा में, और इसका जो तलछट है वह काफी महीन होता है। इसके कारण जब यह गिरती है तो जो डेल्टा बनाती है और उसकी जो आकृति बनाती है वह कैसी होती है? पंछी के पंजे के आकार की। इसीलिए इसको कहते हैं अंगुलाकार डेल्टा। अगली बार हो सकता है यह पूछे आपसे कि अंगुलाकार डेल्टा कौन सा है, तो कौन सी नदी पर? मिसिसिपी नदी पर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं जो पूछा था। जैसे जो आपका होंगहो नदी है, इसे कहते हैं पीली नदी, और यह चाप के आकार का डेल्टा बनाता है। वांगो नदी के विषय में एक बहुत फेमस कहानी है चाइना में। कहते हैं कि जो यू महान था, यू महान यहाँ का राजा था, यू महान ने वांगो नदी का जो रास्ता है उसको बदल दिया था। कहते हैं कि जो वांगो नदी थी उससे बहुत बाढ़ आती थी चाइना में, हर साल चाइना डूब जाता था। तो यू महान ने जो चाइना है उसको बचाया वांगो नदी का रास्ता बदल के। एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, बट चाइना में बहुत फेमस है। नील की बात करें तो यह मिस्र की नदी है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी क्या है या सबसे लंबी क्या है? नदी है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिस्र की नील नदी। यह कौन सा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा। जो डेल्टा शब्द है इसका जो प्रयोग है वह सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस ने। और इसी नील नदी का जो डेल्टा है उसको देखकर किया था, क्योंकि यह कैसा था? त्रिकोणीय। तो डेल्टा का एक मतलब यह भी होता है त्रिकोणीय परिवर्तन। डेन्यूब की बात करें तो यह यूरोप की एक नदी है, काला सागर में गिरती है, और यह भी बनाती है चापाकार डेल्टा या चाप के आकार का डेल्टा। जो डेल्टा होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक चापाकार, एक पक्षीपाद, एक ज्वारनदमुख, और एक दंताकार या फिर अग्रवर्धी डेल्टा। 4 प्रकार का डेल्टा होता है। चापाकार डेल्टा कौन सा है? जो धनुष या पंखे जैसे त्रिकोणीय आकार का होता है, जैसे नील नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, राइन नदी, वांगहो नदी, इरावती नदी। पक्षीपाद डेल्टा यह मिलता है मिसिसिपी नदी पर, इंपॉर्टेंट है। ज्वारनदमुख डेल्टा, इसमें क्या होता है? जो नदी होती है सीधे कैसे गिरती है? गहरे समुद्र में। तो डेल्टा की वजह क्या बनता है? एस्चुरी बनता है। भारत में जो नर्मदा और तापी नदियां हैं, यूरोप की जो ओब है, एल्ब है, और सीन नदियां हैं, यह इसी तरीके की क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है। फिर दंताकार या फिर अग्रवर्ती डेल्टा, जब नदी का मुहाना क्या होता है? सीधा होता है, यानी सीधे जाकर, ऐसे विभाजित होकर ना, बल्कि सीधे जाकर मिलती है। कहां पर? समुद्र में। तो उसी को क्या कहते हैं? दंताकार डेल्टा। यानी आगे यह कैसी होंगी? यहाँ पर ऐसे चौड़ी होंगी और धीरे धीरे जाते जाते यह पतली हो जाएंगी और नदी में जाकर मिल जाएंगी, नुकीली होंगी। तो इन्हीं को कहते हैं दंताकार डेल्टा। इटली का जो टाइबर नदी है और स्पेन की जो इब्रो नदी है वह इसी तरीके का डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे ज्यादा आपको क्या याद रखना है? पक्षीपाद डेल्टा। एस्चुरी आपको याद रखना है कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। तो नर्मदा और तापी यह क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। सीधे गिरती हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट होकर नहीं गिरती हैं। तो यह भी आपको ध्यान रहेगा। भारत में और नदियां हैं, यह भी देख लेते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, चापाकार डेल्टा बनाती है। और डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। नर्मदा और तापी की बात करें तो एस्चुरी बनाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की बात करें तो यह भी डेल्टा बनाती है, चापाकार, और बंगाल की खाड़ी में यह भी गिरती हैं। तो भारत में जो नदियां हैं वह ज्यादातर क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, चापाकार डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी जैसी नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। यह भी आपको ध्यान रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है वह निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अब जनसंख्या से प्रश्न पूछा है।
जनसंख्या वृद्धि से प्रश्न पूछा है तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो जनसंख्या वृद्धि होती है वह कैसे होती है। अब इसमें भी क्या कई सारे तथ्य हैं, जैसे एक नेट ग्रोथ है, एक ओवरऑल ग्रोथ है, यानी जनरल ग्रोथ है। कैसे समझेंगे, जब हम ग्रोथ जोड़ते हैं तो परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें जो नई पॉपुलेशन शामिल हुई वह कितनी है। जैसे मान लेते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है, अब वहां पर 100 नए बच्चों का जन्म हो गया तो जनसंख्या ग्रोथ कितनी हो गई, 1%। अब इन 1000 में सामान्यतः हम मानते हैं कि 500 क्या है, पुरुष हैं और 500 क्या है, महिलाएं हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि का जो कारण है वह क्या है, ऑप्शन से हम देखते हैं। एक तो हो गया विवाह। विवाह क्या हो गई, संस्था है, परिवार को समाज को आगे बढ़ाने की एक संस्था है, जहां पर दो व्यक्ति आपस में मिलकर एक तरीके का एग्रीमेंट करते हैं और जीवन निर्वाह का वचन लेते हैं या फिर एग्रीमेंट करते हैं। तो यह आपको ध्यान रहे, तो विवाह हो गया। फिर दूसरा क्या है आपका, माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन नेट पर, शुद्ध जनसंख्या ग्रोथ पर इसका प्रभाव पड़ता है जब हमको शुद्ध निकालना होता है। जो प्राकृतिक वृद्धि है वह इसका भाग नहीं है। प्राकृतिक वृद्धि कैसी होती है, यह 1000 की जनसंख्या है, इसमें 100 लोगों का नया जन्म हुआ तो जनसंख्या 1% बढ़ गई। अब इन्हीं 1000 में से हो सकता है कि 10 लोगों की मृत्यु हो जाए तो जनसंख्या घटेगी भी। इसका जो अंतर है, यानी ऐसे आप देखिए 1000 पहले लोग थे, इसमें 100 नए लोगों का जन्म हुआ और 10 लोगों की मृत्यु हो गई, तो प्राकृतिक ग्रोथ कितनी हुई, 90 की, यानी 0.9% की। इसी को क्या कहेंगे, प्राकृतिक ग्रोथ। प्रवासन इसका हिस्सा नहीं है, यह नेट जब हम निकालेंगे तब। विवाह क्या है, एक संस्था है, तो सी और डी नहीं है, सी और डी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ए और बी, जन्म दर और मृत्यु दर। यही क्या है, प्राकृतिक वृद्धि का आधार। कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, उसके बीच जो शुद्ध अंतर है उसी को क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि। प्रवासन की बात करें तो यह दो तरीके से होता है, एक होता है आपका आप्रवासन और एक होता है आपका उत्प्रवासन। प्रवासन का मतलब क्या है, जैसे क्या है, कोई व्यक्ति गांव में रहता है, अब वह चला गया शहर में, या हम कहें यूपी का कोई आदमी वह चला गया कहां पर, महाराष्ट्र में, मुंबई चला गया वह वहां पर कमाने धमाने के लिए, तो यहां से जनसंख्या तो कम हुई और यह जनसंख्या जाकर यहां बढ़ गई। इसी को क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। और यह जोड़ते हैं नेट जब हमको निकालना होता है, यानी शुद्ध जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह कितनी हुई है। विवाह हमने देखा संस्था है, तो प्राकृतिक कैसे निकालेंगे हम, जन्म और मृत्यु से। एक इसमें बहुत फेमस सिद्धांत है, सिद्धांत किसका है, माल्थस का सिद्धांत है। माल्थस कहते हैं कि जो आपकी जनसंख्या है वह दो तरीके से बढ़ती है। पहला क्या है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और दूसरा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। यह कहते हैं कि जो फूड प्रोडक्शन है वह कैसे होता है, अर्थमेटिकली, और जो जनसंख्या ग्रोथ है वह कैसी होती है, जियोमेट्रिकली। इसका मतलब क्या, यह कहते हैं कि देखो जो फूड प्रोडक्शन होगा वह कैसे बढ़ेगा, पहले 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, 6 से 8 होगा, यानी 2 की वृद्धि लगातार। यह कैसे होगा, फूड प्रोडक्शन में। लेकिन जो जनसंख्या होगी वह पहले 2 लोग होंगे, 2 से हो जाएंगे 4 लोग, फिर 4 से हो जाएंगे 8 लोग, 8 से हो जाएंगे 16 लोग, तो यानी घातांक के रूप में जो जनसंख्या है वह बढ़ेगी। और जो फूड का प्रोडक्शन है वह कैसे होगा, गणितीय रूप से। अंत में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट यह होगा कि जो फूड है वह कम हो जाएगा और जो जनसंख्या है वह बढ़ जाएगी। अब यह सही कैसे होगी, यानी यह जो फूड का और जनसंख्या का जो अनुपात है यह बिगड़ गया, यह सही कैसे होगा। यह कहते हैं इसके भी दो तरीके हैं। एक हो गया आपका प्राकृतिक रूप से, जैसे क्या होगा, प्रकृति खुद को सही कर लेगी, भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, सूखा पड़ जाएगा, या बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, इससे प्रकृति अपने आप को खुद से सही कर लेगी। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि अगर लोग इसको सही करना चाहें तो वह भी प्रयास कर सकते हैं, जैसे उनकी शादी लेट हो, उनके बच्चे कम हो, प्लानिंग हो, यानी प्राकृतिक उपायों से भी यह जनसंख्या सही हो जाएगी। प्रकृति अपने आप को स्वयं एडजस्ट कर लेगी और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर, यानी हम पहले से ही सावधानी बरतकर, हम पहले से ही अपनी तैयारी रखकर इस फूड चेन को और जनसंख्या का जो अनुपात है इसको मेंटेन कर सकते हैं। यानी फूड प्रोडक्शन हम ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और जो जनसंख्या है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इससे जो फूड और जनसंख्या का अनुपात है वह बराबर रह सकता है। अब यह किसकी थ्योरी है, माल्थन की थ्योरी है। 1798 में इन्होंने यह थ्योरी दी थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जो जनसंख्या परिवर्तन है इसके 3 घटक हैं, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर और एक प्रवासन। ये आपने देख लिया। तो इस तरह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। हमने डिटेल से इसको कवर कर लिया और आने वाली वीडियोस में
हम और प्रश्नों को कवर करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हम किस लेवल पर जाकर जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनका जो आंसर है उसको देख रहे हैं, उसका जो जीएस का पार्ट है उसको एनालाइज कर रहे हैं। यानी आने वाली परीक्षाओं में अगर कोई प्रश्न इस टॉपिक से बने तो आप उसको बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।